नमस्कार, आप सबका दिशा एजुकेशन में स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का जो टॉपिक है काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरी रिसर्च की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है अनुसंधान की, उसके अंतर्गत अगर अनुसंधानकर्ता को रिसर्च डिजाइन ठीक से समझ आ जाता है तो रिसर्च की प्रक्रिया आसान हो जाती है, और अगर रिसर्च डिजाइन ठीक से समझ नहीं आती है तब अनुसंधान कार्य करना थोड़ा सा दुष्कर हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम कई सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि रिसर्च डिजाइन आखिर होती क्या है, रिसर्च डिजाइन के एम्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या किया है विद्वानों ने रिसर्च डिजाइन का, कितने प्रकार की ये हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं मीनिंग। क्या होती है रिसर्च डिजाइन? अनुसंधान प्रक्रिया के अंतर्गत रिसर्च डिजाइन से क्या तात्पर्य लिया जाता है, तो इसके मीनिंग को समझने के लिए हम एक डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, और वो डेफिनेशन है टर्लिंगर की। टर्लिंगर ने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च डिजाइन को परिभाषित किया है, जिससे कि उसके उद्देश्य, उसकी संरचना, उसकी सारी प्रक्रियाएं स्पष्ट हो जाती हैं। उससे कहते हैं कि रिसर्च डिजाइन इज रिसर्च डिजाइन इज अब ये तीन बातें यहां कहते हैं। रिसर्च डिजाइन क्या है? ये कहते हैं तीन बातें, स्ट्रक्चर एंड दो बातें, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अनुसंधान अभिकल्प या रिसर्च डिजाइन जो है वो किसी भी अनुसंधान की स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति, और स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसकी संरचना और रणनीति, आखिर वो काम होगा कैसे। ठीक, सो कंसीव्ड एज, आगे देखिए, कंसीव्ड एज टू ऑब्टेन the answers of the research questions, and to control variance, and to control वेरिएंस। देखिए, ये भी बताया है कि क्या है और ये भी बताई है कि क्या करना। संरचना और स्ट्रेटजी, योजना और रणनीति, दोनों शब्दों में अंतर समझ लेना जरूरी होता है। योजना एब्स्ट्रैक्ट होती है, दिमाग में होती है कि हम उस काम को कैसे करने वाले हैं, और स्ट्रेटजी वर्किंग होती है, वो काम ऐसे होगा या ऐसे किया जाना चाहिए। योजना भी होती है और स्ट्रेटजी भी होती है। प्लान कर लिया पूरी चीजों को, अब वो प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, सफलतापूर्वक एग्जीक्यूशन हो जाए, वो स्ट्रेटजी हो जाएगी। तो रिसर्च डिजाइन क्या है? किसी भी शोध कार्य की योजना और रणनीति। योजना और रणनीति को हम डिजाइन कहते हैं। ठीक है, प्लान करना ओवरऑल कैसे काम होगा, कैसे वेरिएबल्स इंटरेक्ट करेंगे, कैसे मेजरमेंट होगा, कैसे डेटा कलेक्शन होगा, टूल कौन सा होगा, सारी चीजें रिसर्च की इसमें डिस्कस होंगी, पूरी प्लानिंग। रिसर्च डिजाइन इज ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब शुरू से लेकर आखिर की तक। रिसर्च क्वेश्चन क्या है, हाइपोथेसिस कैसे बनी, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल कैसे सेलेक्ट किया, डेटा कैसे कलेक्ट किया, डेटा एनालाइज कैसे किया, ये सारी चीजें रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत आ जाती। स्ट्रेटजी का मतलब अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो किस तरीके से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाएंगे, डिक्रीज करते चले जाएंगे, ओमिशन करेंगे, उसको विलोपित कर देंगे आवश्यकता अनुसार, ये भी इसमें आता है।
और किस तरीके से हम वेरिएबल्स का कंट्रोल करेंगे, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को किस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे, कि एलिमिनेट करेंगे, कि कंसिस्टेंसी लगाएंगे या बैलेंसिंग करेंगे, काउंटर बैलेंसिंग होगा कि नहीं होगा, और रेंडमाइजेशन होगा कि नहीं। ये सारी चीजें स्ट्रेटजी में आती है। योजना और स्ट्रेटजी है अनुसंधान की पूरी योजना, पूरी स्ट्रेटजी रिसर्च डिजाइन कही जाती है। कैसे होगा काम, उसकी प्लानिंग। अब क्यों की जाती है, दो जवाब देते हैं कर्लिंग पर। एक तो आंसर ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, ये इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रश्न उठा था हमारा अनुसंधान का पहले, उस प्रश्न का जवाब दिया जा सके और वेरिएंस को कंट्रोल किया जा सके। डेटा में जो वेरिएंस होता है उसको कंट्रोल किया जा सके, विचलित ना हो हमारे आंकड़े, सटीक हो, वैधता होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो ये है हमारे साथ रिसर्च डिजाइन, पूरी योजना, पूरी रूपरेखा, पूरा स्ट्रक्चर, पूरी रणनीति, जिससे हमें अनुसंधान के जवाब मिल जाए और वेरिएंस कंट्रोल हो जाए, उसको हम बोलेंगे रिसर्च डिजाइन। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं कि रिसर्च डिजाइन के पर्पस क्या होते हैं। हालांकि कर्लिंगर की डेफिनेशन में ये दोनों पर्पस आ चुके हैं, पर फिर भी हम इन्हें अलग से लिखते हैं। पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन के दो पर्पस बताए गए हैं। पहला जो पर्पस होता है वो होता है प्रोवाइड द करेक्ट आंसर ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, प्रोवाइड करेक्ट आंसर ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। और दूसरा क्या है, दूसरा है कंट्रोल वेरिएंस, कंट्रोल वेरिएंस, वेरिएंस को नियंत्रित करना। अब वेरिएंस को कैसे नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल वेरिएंस को। ठीक है, ये देखिए सब वेरिएंस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। वेरिएंस कंट्रोल को, वेरिएंस को कंट्रोल करने के लिए तीन काम होते हैं। विचलन को नियंत्रित करने का मतलब तीन काम करना। ठीक है, पहला काम क्या है, पहला काम होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। क्या मतलब हुआ, मतलब स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो अधिकतम आए, अधिकतम जितना आ सकता है उतना आना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, दूसरा काम वेरिएंस कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, दूसरा काम होता है कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएंस, कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएंस। जो वेरिएंस, अंकों का जो विचलन, परिणामों का जो विचलन बाहर की चीजों से आता है, जिनको आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल कह सकते हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल कह सकते हैं, या इंटरवीनिंग वेरिएबल्स के थ्रू जो वेरिएशन आता है उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना, कम से कम आए और जितना आ रहा है उसको मापन किया जा सके ठीक तरीके से। और तीसरा काम क्या होता है वेरिएंस कंट्रोल में, तीसरा काम होता है मिनिमाइजिंग एरर वेरिएंस, मिनिमाइजिंग एरर वेरिएंस। त्रुटि के द्वारा जो विचलन आ रहा है, चाहे वो त्रुटि किसी भी तरीके की हो, किसी भी लेवल पर हो, चाहे सैंपलिंग में हो, चाहे कैलकुलेशन में हो, चाहे एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के दौरान हो,
उस एरर को मिनिमाइज कर। भाई जब पहले से प्लान कर लेंगे, योजना बना लेंगे, तभी तो एरर कम होगी। जब प्लानिंग होगी और पहले से हमें पता होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव को किस तरीके से मापना है, तभी तो मैक्सिमाइज कर सकेंगे। और जब एलिमिनेशन, जब कंट्रोल ऑफ वेरिएंस की बात होगी, तो वहां पर एक्सट्रेनियस वेरिएंस को कंट्रोल भी किया जा सकेगा। यानी कि जो रिसर्च डिजाइन का पर्पस होता है, उस रिसर्च डिजाइन के पर्पस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिपेंडेंट वेरिएबल पर शुद्धतम प्रभाव पैदा करना मुख्य उद्देश्य है। अब शुद्धतम प्रभाव पैदा करना है तो ये दोनों चीजें सपोर्टिंग है। बाहर के प्रभाव को आपको मिनिमम करना पड़ेगा और गलतियों को भी मिनिमम करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को हम कम कर देंगे तो ये तो अपने आप ऑप्टिमम हो जाएगा। ठीक, तो ये है साहब रिसर्च डिजाइन क्या होती है और रिसर्च डिजाइन का एम क्या है। ठीक, वेरिएंस कंट्रोल के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, इसलिए वेरिएंस कंट्रोल के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल और यहां पैदा होता है कि एक अच्छी रिसर्च डिजाइन किसको कहा जाए। कौन सी रिसर्च डिजाइन अच्छी डिजाइन होगी? जाहिर सी बात है, वो अपने जो हमारे पर्पस हैं अगर उनको फुलफिल कर रही है तो वो अच्छी रिसर्च डिजाइन होगी। उसके अलावा एक क्राइटेरिया और भी, ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन। क्या क्राइटेरिया? तो पहला तो यही है कि हमें अपने प्रश्नों का उत्तर उससे मिल रहा कि नहीं मिल रहा। ठीक है, वो क्या है? आंसर द रिसर्च क्वेश्चन, आंसर द रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, जिससे हमें अनुसंधान का परिणाम प्राप्त होना चाहिए। जो प्रश्न हमारा उठाया गया है रिसर्च में, उसका परिणाम हमको मिल जाए एक तो उससे, ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया बोला जाता है वैलिडिटी। और वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर ही प्रभाव आए, इसका ही प्रभाव इस पर पड़े, शुद्धतम पड़े, बीच में कोई चीज इधर उधर डिस्टर्ब ना करे, तभी वैलिडिटी मानी जाएगी। अब ये वैलिडिटी फिर दो तरीकों से बांटी जाती है, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी बांट दी जाती हैं। इन्हीं के आधार पर जो है हम अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं और वेरिएंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारी जो रिसर्च डिजाइन है वो अपने उद्देश्यों को पूरा करती है। ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूं कि यहां पर जो है एक चीज और साथ के साथ में जिक्र हो जाए, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत प्रोसेस की बात कर चुके हैं, उसके सब बात कर चुके हैं, तो अलग टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एक तो है वेरिएबल्स और एक है रिसर्च डिजाइन। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन में अब एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात हो रही है, तो यहां पर इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात होना बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस पर सीधे सीधे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा हम इन दोनों के बारे में भी चर्चा करें। ये क्या है? चलिए वैलिडिटी के बारे में, इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक, पहली चीज हम देख लेते हैं इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी, आंतरिक वैधता क्या होती है और इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करी जाए तो इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है, जैसा मैंने यहां बनाया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज अ जेन्युइन इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इसकी डेफिनेशन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज अ जेन्युइन इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारा
स्वतंत्र चर है उसका जेन्यून इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो आ रहा है वही हमारी इंटरनल वैलिडिटी कहलाती है। अगर सही सही प्रभाव उसका पड़ रहा है, इसका प्रभाव इसी पर आ रहा है, कोई चीज इधर उधर डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो इंटरनली वैलिड है। ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखने वाली क्या चीज है? ध्यान रखने वाली चीज है कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जो इंटरनल वैलिडिटी को प्रभावित कर सकती हैं, तो उन पर भी थोड़ा सा हम लोग बात कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं मैं यहां लिख देता हूं, कई बार इन पर सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता, जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जो विषय हैं जिन पर प्रयोग हमारा संचालित किया जा रहा है, उनकी मैच्योरिटी। दूसरी चीज एक्सपेरिमेंटल हिस्ट्री, क्या उन्होंने पहले प्रयोगों को अटेंड किया है या पहली बार कर रहे हैं, ये चीज भी इंटरनल वैलिडिटी को प्रभावित करती है। ठीक। नेक्स्ट, और कौन सी चीज प्रभावित करेगी? टेस्टिंग, प्री टेस्टिंग, तो यहाँ हिस्ट्री की जो बात है वही प्री टेस्टिंग, पहले उनको क्या अनुभव है उस चीज का, अगर अनुभव है तो वो प्रभावित करेगा। और इंस्ट्रक्शन एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंस्ट्रक्शन, निर्देश कैसे दिए हैं अनुसंधानकर्ता ने, प्रयोगकर्ता ने निर्देश किस तरीके से दिए हैं, वो भी प्रभावित करते हैं। और स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, ये भी इंटरनल वैलिडिटी को प्रभावित करने वाला कारक है। सिलेक्शन बायसिस, पक्षपातपूर्ण तरीके से जब हम सब्जेक्ट्स को चुनते हैं वो भी है। ठीक। और क्या क्या है? और देखिए एक्सपेरिमेंटल मोरालिटी, ये भी प्रभावित करती है, ये भी असर डालेगी इंटरनल वैलिडिटी पर। ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल बायसिस तो है ही है। ये सारी वो चीजें हैं जो प्रभावित कर रही हैं। ठीक है। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, इसको मैं सही करता हूं, एक सेकंड बस लगेगा मुझे। हाँ जी, हो गया सर, बस ये लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम था, वो शॉर्ट आउट हो गया। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे इंटरनल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसकी बात हो गई। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी की, इसको भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए हमें ये बात। ठीक, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है, आइए इसके बारे में जरा बात। इसके प्रभावित करने वाले कारकों को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कौन सा कारक है जो प्रभावित करेगा, थ्रेट्स ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक, अब एक्सटर्नल वैलिडिटी पर बात करते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी कि बाह्य वैधता, ये क्या होती है सब? बाह्य वैधता। एक्सटर्नल वैलिडिटी इज एक्सटेंड to which the variable relationship can be generalized to other scaling। एक्सटर्नल वैलिडिटी का सीधा सीधा ताल्लुक होता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का क्या मतलब है?
जनरलाइजेशन का मतलब ये है, सपोज करिए हमें किसी अनुसंधान कार्य से परिणाम प्राप्त हुए, कुछ भी परिणाम प्राप्त हुए हमको, कोई भी, और परिणाम प्राप्त होने के बाद सपोज करिए कोरोना की वैक्सीन बनी। कोरोना की जो वैक्सीन बनी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, आपने देखा होगा कि दोनों का इफेक्टिव लेवल जो है वो परसेंटेज में, जैसे मान लीजिए कि 78% इफेक्टिवनेस बताई है शील्ड की, कोविशील्ड, ठीक, और 71, ये मैं टेंटेटिव बता रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, एग्जाम्पल 71% बताई है कोवैक्सीन। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि शील्ड जो है जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू खोजी गई, पता लगाया गया उसके बारे में, उन परिणामों में से 78% चांसेस ये है कि वही परिणाम लागू होंगे। यानी कि अगर 100 लोगों पर उसको लगाया जाए तो उनमें से 78 लोगों पर वो असर करेगी प्रॉपर वैसा ही जैसा कि एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया गया है। बाकी के ये 22 लोग जो बच रहे हैं ये एक्सक्लूड हो जाए, उन पे नहीं होगा। और इसी तरीके से ये 71% है, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है इन दोनों वैक्सीन की वो 78% और 71% लेवल पर है। यानी कि जनरलाइजेशन का जो लेवल है वो वहां तक जा रहा है हमारा, उस स्केल पर ले जाकर जब देखते हैं जनरलाइज, जब हम किसी परिणाम को करते हैं तो किस लेवल तक जाकर हमारा जनरलाइजेशन ठीक बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है, ठीक है, ये है एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, थोड़ा इसको भी देख लें हम एक बार। ट्रेड्स ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी, ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, दो चार दिन को ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला है इन्फ्लुएंस ऑफ प्रायर ट्रीटमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रायर ट्रीटमेंट। पुराना ट्रीटमेंट अगर दिया गया हो लोगों को तो एक्सटर्नल वैलिडिटी प्रभावित हो जाएगी, पुराना कोई अनुभव हो उन्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का या उस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो प्रयोग किया जा रहा है क्या वो बनावटी है, क्या उसे ठीक से नहीं किया जा रहा है, क्या फॉर्मेलिटी की जा रही है। अगर ऐसी चीज होगी प्रयोग में तब भी उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग का इंटरेक्शनल इफेक्ट। दो चीजें मान लीजिए किसी एक प्रयोज्य को दी जाती हैं कि भाई एक ये चीज दी जा रही है, एक चीज है, अब बेचारा वो कंफ्यूज हो जाता है। रिस्पॉन्स जो है सब्जेक्ट की वो एक दूसरे स्टिमुलस से प्रभावित हो जाती है, बोलना चाहिए उसे किसी के लिए, बोल वो किसी के लिए जाता है, तो इंटरेक्शन हो जाता है दोनों चीजों का, तो वो इंटरेक्शनल इफेक्ट भी बहुत प्रभावित कर देता है। और इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रीटमेंट, selection of population and treatment of population also affect the external validity. Selection and testing कैसे की जा रही है ये भी प्रभावित करती है। और कौन सी चीज प्रभावित करेगी साहब? और एक्सटेंट ऑफ ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन, ट्रीटमेंट को वेरीफाई कैसे किया गया है दोबारा से, ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन, ये सारे जो ट्रेड्स हैं ये एक्सटर्नल वैलिडिटी के हैं, तो इनको भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो बात चल रही थी कुल मिला के वो चल रही है रिसर्च डिजाइन पर, और रिसर्च डिजाइन में हमने अब तक ये देखा कि रिसर्च डिजाइन क्या होती है। ये किसी शोध को करने की संरचना, योजना और रणनीति होती है, और इससे हम अपने अनुसंधान के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं और वेरिएंस को कंट्रोल करते हैं, यही इसके उद्देश्य है।
अब वेरिएंस का कंट्रोल तीन तरीके से किया जाता है। एक तो एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस को मैक्सिमाइज करके, एक जो एक्सट्रेनियस वेरिएंस आ रहा है उसको कंट्रोल करके, और एक जो एरर वेरिएंस है उसको मिनिमाइज करके। फिर हमने ये देखा कि क्राइटेरिया क्या होता है एक अच्छी रिसर्च डिजाइन का। तो वहां दो बातें हमने देखी थी। एक बात हमने देखी थी कि वो हमारे शोध के प्रश्न का उत्तर दे, और दूसरी बात थी कि वो इंटरनली और एक्सटर्नल वैलिडिटी जो दोनों है वो अच्छे लेवल की होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, और अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। कितने प्रकार की होती है रिसर्च डिजाइन? मुझे लगता है इसके लिए एक नए वीडियो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 25 मिनट हो चुके हैं, ये काफी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं रिसर्च डिजाइन की टाइप्स। थैंक यू।